ओके हाँ, अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 6, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि हमारे यहाँ की प्रथा है, पहले ये देख कर आओ कितना बड़ा चैप्टर है ना। तो जो सिस्टम से चलना चाहिए ना, सब बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा है, यही चैप्टर खोले है ना सब। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से ही ये चैप्टर इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, हार्डली 2-3 पेजेस का चैप्टर है, और ऑलमोस्ट ऐसे ही चैप्टर्स हैं आपके पार्ट ए में, तो हम लोग वही सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। नाउ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, व्हाट इज एफडीआई? दैट इज अ फुल फॉर्म, ओके। व्हाट एल्स? बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। व्हाट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? हम लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सी, जब हम लोग बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी बाहर के लोग यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो हम कह रहे हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडिया की कंपनीज, इंडिया के प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, इंडिया की ट्रस्ट, इंडिया की सोसाइटी, यहाँ की एंटिटीज पैसा लगा रहे हैं बाहर। नाउ दो फॉर्म में पैसा लगाया जा सकता है। अगर हमारे यहाँ के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो दो फॉर्म में हो सकता है, होली ओन सब्सिडरी बना ले या जॉइंट वेंचर बना ले। पहले तो ये दो वर्ड समझते हैं, व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? दो एंटिटीज मिलके कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ जॉइंट वेंचर। या दो एंटिटीज ने मिलके एक कोई तीसरी नई कंपनी बनाई है, दैट इज व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर, राइट। नाउ दे आर सेइंग अगर इंडिया की कोई एंटिटी बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में ही पैसा लगा सकती है। व्हाट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी? होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब वो एंटिटी जिसमें 100% शेयर कैपिटल हम होल्ड कर रहे हैं, ओके। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूल ये कहता है कि इंडिया की एंटिटीज अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगी? अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी में या अपने जॉइंट वेंचर में। सिर्फ इन्हीं दो जगह पर इंडिया की एंटिटीज को इन्वेस्ट करना अलाउड है। अगेन द सेम रूल गोज, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है बाहर वालों की करेंसी हमारी कंट्री में आए, वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का पैसा ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? होली ओन्ड सब्सिडरीज एंड योर जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो देखिए यही ये चैप्टर है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग ओडीआई बोलते हैं, ओके। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड as important avenue for promoting global reach of Indian entrepreneurs। गवर्नमेंट के लिए हम चाहते हैं हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ग्लोबल रीच हो। ग्लोबल रीच कैसे होगा? जब वो बाहर की कंपनीज को सब्सिडरी बनाएंगे, जब वो बाहर की कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, तभी तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स का ग्लोबल रीच होगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंडिया के बाहर, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? होली ओन्ड सब्सिडरीज में या फिर जॉइंट वेंचर में। ये दो जगह हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। जॉइंट वेंचर्स आर perceived as a medium of economic and business cooperation between India and other countries, transfer of technology and skill, sharing of results of R&D, access to wider global market, promotion of brand image, generation of employment, ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए लिखा है आर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो कंपनीज ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डाला, एक कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, और इन दोनों ने मिलकर एक सेपरेट एंटिटी बना ली। अब ये जो नई एंटिटी है इसमें लेट्स से टेक्नोलॉजी लगी है जापानीज कंट्री की और मैन पावर लगा है इंडियन का, ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर बनी है। तो ये कह रहे हैं जॉइंट वेंचर इसीलिए जरूरी है ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड कर सकें, और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम बाहर होली ओन्ड सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स क्रिएट कर सकते हैं। दो रूट्स होते हैं, जब भी बाहर से पैसा आता है या हम बाहर पैसा भेजेंगे, इसके दो रूट्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट
और एक होता है अप्रूवल रूट। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ? विदाउट परमिशन, यानी अगर हम ऑटोमेटिक रूट में आते हैं तो हमको बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट परमिशन के बिना इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं होगा। ठीक है, फाइन। आगे देखिए लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी, रेगुलेट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी by a person resident in India or by Indian entities in overseas joint venture। आगे यहाँ पे मार्क करिए, देखिए लिखा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड अंडर टू रूट्स। अभी ये लाइन हमने आपको बताई, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स दो रूट के थ्रू हो सकता है। कौन कौन से हैं वो दो रूट्स? एक हो सकता है ऑटोमेटिक रूट और एक होगा अप्रूवल रूट। तो या तो हम ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसे लगाएंगे या तो अप्रूवल रूट। नाउ अब एक डेफिनेशन आई है, देखिए फाइनेंशियल कमिटमेंट। जिस फॉर्म में हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कहा जाता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब हम बाहर इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में कर सकते हैं? या तो हमने उनके शेयर्स ले लिए, ठीक है, या तो हमने उनको लोन दे दिया। उनको किनको? होली ओन्ड सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर को। तो बाहर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को हम फंड्स प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, तो उसका एक तरीका ये हुआ हमने उनकी इक्विटी ले ली, या हमने उनको लोन दे दिया, या हम उनके गारंटर बन गए। लोन देना या गारंटर बनना लगभग एक ही बात होती है। हमने किसी को लोन दे दिया या उसने बैंक से लोन लिया और हम उसके गारंटर बन गए। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम होली ओन्ड सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू। देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में हो रहा है? कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी, या तो हमने उनका इक्विटी ले लिया या तो हमने उनको लोन दे दिया। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, या तो 100% गारंटी प्रोवाइड करी, या 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इशूड बाय इंडियन पार्टी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज परफॉर्मेंस गारंटी? परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी होली ओन सब्सिडरी ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। वो होली ओन सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, इसकी गारंटी इंडियन पार्टी ने ले रखी है। आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए इस पूरे सिस्टम में एक इंडियन एंटिटी है, एक फॉरेन एंटिटी है। ये जो फॉरेन एंटिटी है ये इसकी क्या होगी? या तो होली ओन सब्सिडरी होगी या तो जॉइंट वेंचर। अब ये इंडियन एंटिटी या तो इसने इसमें इक्विटी लगाया होगा, या तो इन्होंने इसको लोन दिया होगा, या तो इन्होंने क्या दिया होगा? 100% गारंटी या फिर परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब समझिए क्या हुआ? इस फॉरेन एंटिटी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। अगर ये फॉरेन एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती है तो इसके परफॉर्मेंस कौन करेगा? इंडियन एंटिटी, क्योंकि इन्होंने गारंटी ली है। ऐसी गारंटी को परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं इंडियन एंटिटी इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, लोन दे सकती है, 100% गारंटी दे सकती है, परफॉर्मेंस गारंटी दे सकती है, और इन सब को मिला करके एक वर्ड बोला जाता है क्या? फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स whatever is the commitment of the Indian entity to invest in its wholly owned subsidiaries or joint venture। तो देखिए लिखा है फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ contribution to equity, loan, 100% of amount of guarantee, 50% of performance guarantee issued by an Indian party। ये गारंटी कौन दे रहा है? इंडियन पार्टी। किसके लिए दे रही है? किसके लिए? अपनी जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग ये चैप्टर में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज ओडीआई। ओडीआई का मतलब क्या हुआ? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इंडियन एंटिटी। कहां इन्वेस्ट कर रही है? फॉरेन में। फॉरेन में कहां? अपनी होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में। किस किस फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है? इक्विटी ले सकती है, लोन दे सकती है, 100% गारंटी या 50% परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, और ये जिस जिस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है उसको हम लोग कुल मिला के एक वर्ड बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल कमिटमेंट। एनी डाउट? ठीक है, फाइन। चलिए
अब देखिए दो डेफिनेशन लिखी है, जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड, registered or incorporated in accordance with law and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment। ये डेफिनेशन पढ़ के हमको सिर्फ इतना बताओ, ये जॉइंट वेंचर फॉरेन में बना है कि इंडिया में बना है? पढ़ के बताइए। लेट मी सी हु कैन गिव मी द राइट आंसर। बहुत दिमाग लगा के पढ़िएगा। शैल आई टेल यू कि पढ़ना क्या है? देखिए हम थोड़ा सा मार्क करके बता, ये पढ़ने को दिया हमने आपको, ये वाला। जग गए सब लोग? ये पढ़ना है जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन। ये कौन सा लेसन नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग? 6 है पक्का? ठीक है। अब ये जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन पढ़ के हमको बताइए, ये जॉइंट वेंचर कहां बना है और कहां के लॉ के हिसाब से बना है? फॉरेन में बना है कि इंडिया में बना है? किसके लॉ के हिसाब से? फॉरेन के लॉ के हिसाब से कि इंडिया के लॉ के हिसाब से? फॉरेन के लॉ के हिसाब से। तो इस जॉइंट वेंचर का इंडिया से क्या लेना देना? इंडिया क्या कर रही है? इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। ठीक है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर के बारे में? क्योंकि ऐसे जॉइंट वेंचर जो इंडिया के बाहर बने हैं, इनमें इंडिया इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है। इसी तरह होली ओन्ड सब्सिडरी मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड, registered or incorporated in accordance with the law and regulations of the host country whose entire capital is held by Indian party। बताओ होली ओन्ड सब्सिडरी कहां बनी है? पढ़ के बताइए, होली ओन्ड सब्सिडरी कहां बनी है? फॉरेन में। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि उसका 100% कैपिटल किसने होल्ड करा है? इंडियन कंपनी ने। एंड नाउ इंडियन कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन होली ओन्ड सब्सिडरीज। ओके, तो अगर इंडिया की एंटिटीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वो दो जगह इन्वेस्ट कर सकती हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज में एंड जॉइंट वेंचर्स में। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, Indian party has been permitted to make investment or undertake financial commitment. What do we mean by the word financial commitment? Financial commitment में क्या क्या चीजें आएंगी बताइए? Equity, then loan, then 100% guarantee and 50% performance guarantee. ठीक है? Okay. An Indian party has been permitted to make investment, undertake financial commitment in overseas joint venture wholly owned subsidiary as per the ceilings prescribed by RBI। अब इंडियन पार्टी में देखिए कौन कौन आएगा। इंडियन पार्टी कौन कौन हुई? यहाँ की कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं? जरा देखिए यहाँ की कौन कौन सी एंटिटी हुई। सबसे पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके अलावा देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पार्टनरशिप फर्म और LLP। ठीक है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द होली ओन्ड सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स। तो इंडियन पार्टी में अगर हम लोग देखें तो एक तो कंपनी आ गई, और कौन आ गया? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये अगर चाहेंगे तो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और फाइनेंशियल कमिटमेंट में देखिए वही सारी चीजें आ गई। ठीक है, हम इक्विटी ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी दे सकते हैं। इस फॉर्म में इंडियन पार्टी बाहर इन्वेस्टमेंट करेगी। वही सारी चीजें अभी तक आई हैं। इंडियन पार्टी, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, कहां इन्वेस्ट कर रही है? होली ओन्ड सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर में। अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए, परमिसिबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोर्स ऑफ फंडिंग? देखिए यहां पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बाहर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग पैसा कहां से लाएं। एक बात बताइए, अगर हमको बाहर पैसा लगाना है होली ओन्ड सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में, तो हम किस करेंसी में पैसा लगाएंगे? फॉरेन करेंसी में। ठीक है, इसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो ये कह रहे हैं हम कहां से फॉरेन करेंसी लाएं ताकि हम बाहर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सोर्स ऑफ फंडिंग। सोर्स ऑफ फंडिंग मींस कहां से फॉरेन करेंसी लाई जाए जिसको हम यूज करेंगे बाहर होली ओन्ड सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जरा फर्स्ट पॉइंट अपने आप पढ़ के बताइए। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक। एडी बैंक कौन हुआ? ऑथराइज्ड डीलर बैंक। तो हमको बताइए पहले ट्रांजैक्शन में हमने बाहर पैसा लगाने के लिए कहां से लाए फॉरेन करेंसी? हमने यहाँ के ऑथराइज्ड डीलर बैंक से फॉरेन करेंसी विड्रॉ करी
और उस फॉरेन करेंसी को हमने बाहर होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर दिया. दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सोर्स ऑफ फंडिंग. सेकेंड, स्वैप ऑफ शेयर. हैव यू हर्ड दिस वर्ड स्वैप? स्वैप मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्वैप? शेयर, शेयर तो बोला ही नहीं हमने, सिर्फ स्वैप का पूछा. अदला बदली, एक्सचेंज. ठीक है, शेयर स्वैप का मतलब क्या हुआ? हमको बताओ इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा होगा. हमने बाहर इन्वेस्टमेंट कैसे किया? हमने उनके शेयर ले लिए और बदले में अपने शेयर दे दिए. एक बात बताइए, अगर हमने उनके शेयर ले लिए बदले में अपने शेयर दिए हैं तो क्या फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हुई कहीं? नो. यानी कि उनके शेयर लेने का एक तरीका ये हुआ कि हम उनको पेमेंट करें फॉरेन करेंसी में, दूसरा तरीका ये हुआ हम उनके शेयर ले लें और बदले में अपने शेयर दे दें. ये भी एक तरीका है होली ओन सब्सिडीज में इन्वेस्ट करने का या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करने का. दो तरीके हो गए. पहला बताइए क्या था? ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक एंड सेकेंड स्वैप ऑफ शेयर. किस चीज के पॉइंट्स हैं ये? फाइनेंशियल कमिटमेंट के. फाइनेंशियल कमिटमेंट के नहीं है पॉइंट्स. तो फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या था? फाइनेंशियल कमिटमेंट मींस किस किस फॉर्म में हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं. किस किस फॉर्म में बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं? इक्विटी के फॉर्म में, देन लोन के फॉर्म में, और 100% गारंटी और 50% परफॉर्मेंस गारंटी. दिस वाज फाइनेंशियल कमिटमेंट. ठीक है, इंडियन एंटिटी में कौन कौन आ रहा था? कंपनी आ रही थी. कंपनी थी कि नहीं थी? ऐसे अंधी लगाते हो कि सच में बताते हो? कंपनी थी. अच्छा, और बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब इंडियन एंटिटीज हैं जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अभी हम लोग किस चीज के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं? सोर्स ऑफ फंडिंग. यानी हम बाहर पैसा लगाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक. सेकेंड, स्वैप ऑफ शेयर. जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो फिर हम सबसे एक एक करके सारे पूछेंगे बुक बंद करके. शैल आई रिपीट? हमने क्या कहा? आई विल रिपीट. हमने ये कहा कि जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ना लास्ट तक के, फिर आई विल सी कि कौन हमको बिना देखे सारे पॉइंट्स बता सकता है. बचपन में ऐसे याद किए ऐसे हाथ रख के? पर्यायवाची विलोम शब्द कभी पढ़े हैं आपने? ऐसे याद करते थे ना, एक तरफ हाथ रख के. पता नहीं आपने पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं तो बिल्कुल वैसे ही याद करना है. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा एंड लेट मी सी कौन हमको सारे एक साथ बताएगा. अभी तक 3 हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 3 हो गए. पहला कौन सा था और दूसरा? ठीक है. थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट. पहले तो ये बताओ ये कौन समझाएगा यहाँ हुआ क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ? हमने माल बेचा है कि खरीदा है? बेचा है. माल बेच के फॉरेन करेंसी आएगी. हमने क्या किया? माल बेचा और उसके बदले में शेयर्स ले लिए. यानी हमने होली ओन सब्सिडी को गुड्स बेचे और उनसे फॉरेन करेंसी लेने की बजाय हमने उनके शेयर्स ले लिए. यानी हमने एक्सपोर्ट को कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट. इसी तरह लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड अदर ड्यूज. कुछ पैसा लेना बाकी था हमको. मेरी एक एंटिटी थी वहां पर जिससे हमको कुछ पैसा लेना बाकी था. उन्होंने हमको कैश देने की बजाय क्या दे दिए? अपने शेयर्स. यानी हमने एक्सपोर्ट करके उनके शेयर्स ले लिए हैं, जिसको कहा जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट. 4 पॉइंट हो गए. 3 हम बस चेक करते हैं जग रहे हैं कि नहीं. फर्स्ट, अच्छा ये बताइए आपके एग्जाम का टाइम क्या होता है? कम ऑन, आपने तो दिया भी है पेपर. एग्जाम का टाइमिंग क्या होती है? 10 से 1 कि 10 से 2? इसमें भी कंफ्यूजन है. बाकी आप कह रहे शुरू तो 10 बजे होता है, खत्म हमारी मर्जी पे होता है ना. पेपर आता है तो ठीक है, नहीं तो 15 मिनट में भी हो सकता है. अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना एग्जामिनेशन सेंटर में 15-20 मिनट पे पेपर देख के निकल जाते हैं. ऐसा देखा था आपने? है बेटा? मिनिमम 1 आवर बैठना पड़ता है. हाँ चलो ये भी अच्छा है, थोड़ी इज्जत रह जाती है ना. लेकिन वो फ्री 15 मिनट बाद हो जाते हैं. बचे हुए रिमेनिंग टाइम वो देखते हैं और कौन कौन पेपर कर रहे हैं, है ना. ऐसा होता है. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बहुत जल्दी पेपर हो गया हो 1 घंटे के अंदर ही और सब आता हो?
ऐसे लकी कभी नहीं रहे आप? अच्छा ये बताइए ऑनेस्टली, जब आप पेपर करते हैं तो इधर उधर झांकते हैं? जब कोई बी कॉपी मांगता है तो उसको घूर के देखते हैं, अरे बाप रे इसमें बड़ा आ गया। और उसमें भी जो सबसे पहले बी कॉपी मांगता है ना, आपकी अभी पहली शीट नहीं भरी है और दूसरा बी कॉपी मांग रहा है, आप उसको ऐसे एकदम नजरों से मार देते हैं, है ना, कि अभी इतनी जल्दी कैसे ले ली उसने बी कॉपी। ऐसा करते हैं आप? अच्छा जब आप बी कॉपी लेते हैं तब आपको दूसरे लोग घूरते हैं? पता नहीं, सब पता है आपको। जब आप क्लास में बैठते हैं तो पेपर मिलने के पहले पूरी डायरेक्शन में सर घुमा के देखते कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है ना, कितने हमारे जान पहचान के हैं। अच्छा सब ऐसे साथ साथ मिल जाता है रोल नंबर? अलग अलग मिलता है सबको? मतलब आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं उनको आप जानते पहचानते नहीं है? नहीं जानते पहचानते, दुख है इस बात का। लेकिन एक बात बताओ, आखिरी पेपर तक उनसे भी दोस्ती हो जाती है ना? नहीं होती? अरे हाँ, तुम हमें 6th का बता दो, हम तुम्हें 8th का बता दें। चीटिंग होती है, इस बात का भी दुख है ना? हाँ चलो, एमसीक्यू पेपर में तो चीटिंग समझ में आती है, सब्जेक्टिव में कैसे कर लेते हो चीटिंग? सब्जेक्टिव में हो पाती है? कभी कभी आपको पता है आईसीएसआई के लोग भी सरप्राइज चेकिंग पे आ जाते हैं बीच में, देखा है आपने? तो जनरली जो आपका एग्जामिनेशन का जो इन्विजिलेटर होता है वो तो ठीक है, होते ही है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट आपके आईसीएसआई के मेंबर्स कई बार आ जाते हैं चक्कर लगाने, तो वो अगर आप ऐसे चीटिंग करते हुए पाए गए तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है? अच्छा पेपर सबका सेम होता है कि सेट अलग अलग होते हैं? एमसीक्यू में अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे जुगाड़ लगा लेते हैं कि अगल बगल वाले का सेम नहीं होगा, डायगोनल जो बैठा है हमारे उसका और हमारा पेपर सेम होगा। हाँ ये बच्चों की ही वो है क्वालिफिकेशन, कि उनको पता है सामने पीछे अगल बगल वाले से मैच नहीं होगा हमारा, हमारे डायगोनल जो है उससे हमारा पेपर मैच हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं अच्छा ऐसा था है ना, यही सोचा ना आपने, अच्छा डायगोनल वाले से मैच होता है। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछे ना तो उससे सेट भी कंफर्म कर लेना। एमसीक्यू में शफलिंग होती है थोड़ी बहुत, क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो जब आप पूछते हो ना 6th का क्या है, 7th का क्या है, तो ये पूछ लो कौन से सेट में कौन से 6th का कौन सा क्या है, ठीक है, तब सक्सेसफुल होगा। अच्छा आप बताओ हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं कि एलआरएस पढ़ रहे हैं? दोनों सेम ही तो चैप्टर हैं। नहीं सेम नहीं है, हाँ वो एसएलसीएम में है, ये ईबीसीएल में नहीं। देखो कितना ठोक ठोक के पढ़ाना पड़ता है आपको। ये किसमें है? ईबीसीएल। वो किसमें था? वो भी इसमें भी डाउट हो गया। अच्छा उसका फुल फॉर्म क्या था एलआरएस का? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर वाले यहां पैसा लगा रहे हैं, यहां वाले बाहर लगा रहे हैं, 3 रूट्स के थ्रू। 2 रूट कौन कौन से? ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, ठीक है। और फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या था? किस किस फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब बाहर पैसा लगाने के लिए हमारे पास पैसा कहां से आया। फर्स्ट ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर बैंक। सेकेंड स्वैप ऑफ शेयर। स्वैप ऑफ शेयर क्या था? उनके शेयर लेके हमने अपने शेयर दे दिए। थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हमने एक्सपोर्ट किया और उन्होंने पैसे के बदले में हमको शेयर्स दे दिए। फोर्थ प्रोसीड्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी। 3 शब्द हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सबसे पहली चीज तो बोरोइंग है यानी लोन है। कहां से लिया गया है ये लोन? बाहर से, एक्सटर्नल। किस पर्पस के लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। तो अगर हम इंडिया में होते हैं और हम इंडिया के बैंक से लोन ले लेते हैं, इसी तरह कई बार हम यहां से लोन लेने की बजाय इंडिया के बाहर से लोन ले लेते हैं फॉरेन करेंसी में। इसका एक एग्जांपल समझिए। वैसे आपको पता है ईसीबी का एक चैप्टर भी है आपके में पूरा। मान लीजिए हमको फॉरेन में $100 की पेमेंट करनी थी, बहुत ध्यान से समझना ट्रांजैक्शन। हमको फॉरेन में कोई पेमेंट करनी थी $100 की। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इंडिया में बैंक से लोन रेज करें, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा।
हम एक तरीका ये, हमने इंडिया के बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके हमने उसको कन्वर्ट कराया, कन्वर्ट करा के फिर हमने उसके $100 की पेमेंट करी। दूसरा तरीका ये है, हमने बाहर से ही $100 का लोन लिया और बाहर के बाहर ही पेमेंट कर दी। कैन यू टेल मी विच मेथड इज बेटर? हम क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, हमें सही आंसर की तलाश है, ठीक है। हमें बाहर $100 की पेमेंट करनी थी, लेट मी सी हु कैन रीच टू दैट पॉइंट। हमें बाहर $100 की पेमेंट करनी थी, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इंडिया से लोन लेते रुपीज में, उसको डॉलर में कन्वर्ट कराते और फिर $100 की पेमेंट कर देते। दूसरा तरीका ये था, हम बाहर के बैंक से ही $100 का लोन लेते और $100 वहीं का वहीं पे कर देते। दूसरे वाले मेथड में फायदा क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्ट नहीं करानी पड़ी। हमको ये बताओ कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है? सेकंड वाला? एवरीवन फॉर द सेकंड वाला? एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? कुछ और अगर आपके मन में चल रहा हो, सोचो सोचो कौन सा वाला बेटर होगा? सेकंड कंफर्म? और कुछ किसी को बोलना है? फर्स्ट बेटर होगा, क्यों? ओके, शी सेइंग अगर हम बाहर से लोन लेंगे तो हमें उसको पे भी करना होगा, तो पे करने के लिए हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और एनीथिंग एल्स? आपको नहीं लगता इसका आंसर होना चाहिए दिस डिपेंड्स? अब सोचो किस चीज पे डिपेंड, थोड़ा दिमाग खोलो, चलो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इंडिया से लोन लेना बेटर है कि बाहर से लोन लेना बेटर है? दो चीजों पे डिपेंड करेगा, हिंट दे दी, पूरी पूरी हिंट देते जा रहे हैं हम। दो चीजों पे डिपेंड करेगा, बताइए क्या? एक तो करेंसी एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ये भी तो हो सकता है, बाहर से जो हम लोन ले रहे हैं उसमें करेंसी एक्सचेंज तो नहीं करानी, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। और ये भी तो हो सकता है इंडिया में करेंसी एक्सचेंज तो करानी है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली कि भाई हमने इंडिया से लोन लिया, हम मानते हैं कि हमें इसको करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन करेंसी कन्वर्जन का जो रेट है दैट इज बेटर देन द इंटरेस्ट रेट आउटसाइड। तो हमारे लिए बेटर क्या होगा कि हम इंडिया से लोन लेके करेंसी एक्सचेंज करा के बाहर पे कर दें। और यही चीज वाइस वर्सा सोचिए क्या हो सकती है, अगर बाहर का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, और यहाँ का कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन, कि भाई हम बाहर से ही लोन ले लें और बाहर से लोन लेके बाहर पे कर दें। ओके, तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, जब भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। किसको किसको समझ आ गया कि यहाँ क्या हुआ? दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट। उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि भैया डॉलर वर्सेस रुपी का एक्सचेंज रेट कितना है और इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर एक्सचेंज रेट हमारा ठीक है, बेटर है, सही है, तो हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चलेंगे। तो ये देखेंगे क्या करना सस्ता पड़ रहा है, जो करना सस्ता पड़ेगा हम वो करेंगे। तो अगर आपको अपनी कंपनी को एडवाइस देना होगा कि भाई हमें $100 की पेमेंट करनी है, आप बताइए, आपसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी पूछा जाएगा कि आप बताइए बाहर से लोन लेके बाहर ही की बाहर दे दें कि इंडिया के बैंक से लोन लेके फिर रीपे करें, तो आप कहेंगे सेकंड वाला ऑप्शन कर लो, वहीं से लेके वहीं दे देना। ये बोलेंगे, क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि भाई यहाँ का एक्सचेंज रेट अभी क्या चल रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। समझ आया? ठीक है, तो देखिए प्रोसीड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब ये हुआ जब हम लोन ले रहे हैं कहां से? इंडिया के बाहर से। अगेन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये भी बॉन्ड्स होते हैं, हमने बाहर बॉन्ड्स इशू करे, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करके हमको फॉरेन करेंसी में पैसा मिला और वो फॉरेन करेंसी से हमने अपनी होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर दिया। कितने पॉइंट्स हो गए बताइए? 4 की 5? पहला क्या था? ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी कैटेगरी बैंक, सेकेंड स्वैप ऑफ शेयर, थर्ड capitalization of export, fourth proceeds of external commercial borrowing or foreign currency convertible bonds in exchange of ADR GDR issued। ADR GDR को अंडरलाइन करके लिखिए, shares denominated in, लिखिए shares
denominated in foreign currency, shares denominated in foreign currency, ठीक है। अब देखिए एडीआर जीडीआर क्या होते हैं, हमारी इंडियन कंपनी के ही शेयर हैं लेकिन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। जरा देखिएगा ट्रांजैक्शन, जो इंडियन कंपनी है उसको अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको कहां पैसा लगाना है, अपनी होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। अब इस कंपनी ने अपने एडीआर या जीडीआर इशू करे लेट से मिस्टर पीटर को, ठीक है, पीटर मिस्टर मतलब पीटर फॉरेनर है, इनको एडीआर जीडीआर दिए, तो पीटर ने इनको पेमेंट किया होगा, बताओ किस करेंसी में, डॉलर में, और इस डॉलर से इन्होंने इसके इक्विटी को परचेज कर लिया। यानी यहां पर खर्चा करने के लिए इनको पैसा कहां से मिला, एडीआर इशू करके जो फॉरेन करेंसी आई है उस फॉरेन करेंसी से इन्होंने होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं सारी चीजों में कि होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में फॉरेन करेंसी लगाने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी कहां से आई। तो पहला पॉइंट क्या था, कहां से आई थी, हमने एडी कैटेगरी 1 बैंक से विड्रॉ कर लिया। दूसरा तरीका क्या था, शेयर स्वैपिंग कर ली। तीसरा तरीका क्या था, एक्सपोर्ट करके हमने फॉरेन करेंसी उनके इक्विटी शेयर्स ले लिए। नेक्स्ट कौन सा था, हमने बाहर से लोन ले लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, या फिर हमने एडीआर जेडीआर इशू किया जिससे फॉरेन करेंसी अर्न करी और उस फॉरेन करेंसी से हमने होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में फाइनेंशियल कमिटमेंट किया। ओके, नेक्स्ट, बैलेंसेस हेल्ड इन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द इंडियन पार्टी। ये जो EEFC है ना, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो अकाउंट ऑफ द इंडियन पार्टी, अकाउंट ऑफ इंडियन पार्टी मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसी, अकाउंट ऑफ इंडियन पार्टी मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसी। ये इंडियन पार्टी का एक अकाउंट था लेकिन इस अकाउंट में जो बैलेंस था वो कौन सी करेंसी में था, फॉरेन करेंसी में। वो ही फॉरेन करेंसी का बैलेंस यूज कर लिया हमने जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो बैलेंसेस हेल्ड इन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द इंडियन पार्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स रेज थ्रू एडीआर और जीडीआर। अब आप हमको बताएंगे इस वाले पॉइंट में और लास्ट वाले पॉइंट में डिफरेंस क्या है, इस वाले पॉइंट में और लास्ट वाले पॉइंट पे। ओके, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ऊपर भी एडीआर जीडीआर है और नीचे भी एडीआर जीडीआर है। व्हाट इज द डिफरेंस? अब हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताइएगा जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था वो इस वाले का है, ऊपर वाले का है, ए वाले का है कि बी वाले का है, बताइए, ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमने मिस्टर पीटर को एडीआर जीडीआर इशू किया, उससे हमने फंड्स रेज किए और उस फंड्स को हमने इक्विटी जॉइंट वेंचर में लगा दिया। दिस इज द सेकेंड वन और फर्स्ट वन। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि हमने अपनी होली ओन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर के इक्विटी लिए और बदले में एडीआर जेडीआर दे दिए, दैट इज द फर्स्ट वन। अब डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट वाले में हमने उनके इक्विटी लिए, बदले में एडीआर जीडीआर दे दिया, एक्सचेंज ऑफ एडीआर जीडीआर। लास्ट वाले में लिखा है प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स रेज थ्रू एडीआर जीडीआर, यानी हमने एडीआर जीडीआर इशू किया, उससे फंड्स रेज करे और उन फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, सो ऊपर वाला जो था दैट वाज एक्सचेंज ऑफ एडीआर जीडीआर एंड दिस इज प्रोसीड्स ऑफ एडीआर जीडीआर। रिपीट करें फिर से, जो पीटर वाला एग्जाम्पल था, ये देखिए, यहां पर होली ओन सब्सिडी को एडीआर जीडीआर नहीं दिया था, किसको दिया था? पीटर। पीटर कौन है? अरे फॉरेनर कोई भी। तो पीटर को एडीआर जीडीआर दिया, उससे डॉलर में फंड्स रेज करे और वो डॉलर हमने लगा दिया होली ओन सब्सिडी में। दिस इज प्रोसीड्स ऑफ फंड्स रेज्ड। और अगर हम आपसे कहें कि हमने होली ओन सब्सिडी को एडीआर जीडीआर दिया और बदले में उनकी इक्विटी ले ली, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ एडीआर जीडीआर।
अब बात समझ में आई? देखो यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज और यहाँ लिखा है प्रोसीड्स. प्रोसीड्स मीन्स अमाउंट. तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इंडिया के बाहर होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब कौन हमको एक बार में सारे बता सकता है? रेज योर हैंड्स एंड देन टेल. और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी हाथ उठाए. तुरंत याद करने लग गए, ऐसे थोड़ी. कौन बता सकता है सारे? अच्छा, बाकी लोग चेक करेंगे. हाँ बेटा. ड्रॉल फ्रॉम एडी बैंक. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. लाइन से नहीं बताओगे तो भूल जाओगे. नेक्स्ट. हाँ बेटा, जो सही बताएगा उसके लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे. ठीक है? आपको याद है लास्ट आप लोगों ने क्लैपिंग कब करी होगी जीवन में? हाँ बेटा. हाँ हाँ, ठीक है. हाँ, हो गए सारे? कितने हुए? कोई बचा है? सारे हो गए? अच्छा, कितने पॉइंट्स हैं टोटल? 7 है. 7 हो गए तुम्हारे? पक्का? अच्छा, चलो क्लैपिंग कर लो सब लोग एक बार. कैसी फॉर्मेलिटी वाली कर रहे हो? हमें अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेटेड हम भी थे. और कौन बताएगा? हाँ बेटा, चेक करना बाकी लोग. हाँ, ठीक है. लो, एक ही के बाद भूल गए, ऐसे कैसे? और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी. ऐसे घबराए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया. ट्राई तो करना है. कौन ट्राई करेगा? कम ऑन, ट्राई. एक बार तो कर चुके हो ट्राई, कितनी बार ट्राई करोगे? कौन ट्राई करेगा? जल्दी बताइए. ट्राई करो बेटा, बताओ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. लाइन गड़बड़ाएगी तो भूलोगे. हाँ, बैलेंस. कौन सा बैलेंस? अच्छा अच्छा, बैलेंस इन एक्सचेंज अर्नर अकाउंट. और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू हो गए. ये देखो तुम्हारा दोस्त सिर्फ यही है, सिर्फ इसी ने ताली बजाई. एक बार में कोई बता दे एकदम फ्लॉलेस. बताएगा कोई? तुम्हारा टर्न हो गया. और कौन बता सकते हैं? जल्दी बताइए. अच्छा, एक बार साथ में कोरस में बोलेंगे सब. कोरस में बड़ी मजा आती है आपको, कि अपना धीमे से बोलेंगे, गलत हो भी जाए तो क्या. फर्स्ट, तेज तेज बोलो. फर्स्ट, हाँ, सेकेंड, थर्ड. कोरस बहुत बुरा है आपका, कभी ऐसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाना नहीं बेटा. थर्ड, थर्ड हो गया ना. फोर्थ, फोर्थ क्या? हाँ. फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. सिर्फ 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बुनबुन बुनबुन लगा रहे हैं, और वो भी पहला शब्द बोल के शांत है ना. और मुंह आप प्रॉपर चलाते हैं कि देखो हम तो बोल रहे थे. फर्स्ट, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेकेंड, स्वैप ऑफ शेयर. थर्ड, दिखा तो नहीं? हाँ. थर्ड क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट. फोर्थ, प्रोसीड्स ऑफ ईसीबीज. ठीक है. फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ एडीआर जीडीआर. सिक्स, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट. एंड सेवेंथ, प्रोसीड्स फ्रॉम फंड्स फ्रॉम एडीआर जीडीआर. पॉइंट्स किस चीज के हैं ये? सोर्स ऑफ फंडिंग, यानी हम बाहर पैसा लगा रहे हैं. कहां लगा रहे हैं? एक आंसर बता दिया, अब आपने कहा हो गया, बस आज का हमारा काम खत्म है ना. कहां पैसा लगा रहे हैं? फॉरेन में. वाह बेटा, क्या आंसर है. कहां पैसे लगा रहे हो? फॉरेन में. होली ओन सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर. कहां पैसे लगा रहे? फॉरेन में. कैसा जनरल आंसर दिया है. ठीक है. ओके, तो देखिए ये थे परमिसिबल सोर्सेस ऑफ फंडिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे. आई होप याद हो गया. अब याद हो तो गया, याद रहेगा. ऐसे ही याद किया करिए तो याद हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए एक एक करके इन्होंने सेक्टर्स स्टार्ट करे हैं. जैसे पहला है
इंडियन कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होल्डी ओन्ड सब्सिडीज अब्रॉड इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यानी यहाँ की कौन सी एंटिटीज ऐसी हैं जो बाहर के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगा सकती हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ओनली एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यानी बाहर के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कौन सी कंपनी पैसा लगा सकती है, जो यहां पर भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में हो। ओके, सो एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होल्डी ओन्ड सब्सिडीज अब्रॉड in the financial sector provided it fulfills the following additional conditions, यानी सबसे पहली शर्त तो ये थी कि अगर आप बाहर के फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो तो आप खुद भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं देखिए, फर्स्ट हैज अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से आप फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तब आपको बाहर की फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कौन सी एंटिटी पैसा लगा रही है जो यहां पर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है? कहां पैसा लगा सकती है? जो बाहर का फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, जिसकी पहली शर्त क्या है कि आपने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पिछले 3 सालों से प्रॉफिट कमाया हो। सेकेंड, is registered with appropriate regulatory authority in India for conducting financial service activity। बताइए सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ की कौन सी एंटिटी बाहर के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगा सकती है? बताइए, जो यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो। जैसे अगर यहाँ की कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो यहाँ पे आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हो, इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल फॉर अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज फ्रॉम कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस बताइए क्या है? सेकेंड पॉइंट में लिखा था कि आप यहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो, एंड थर्ड कह रहे हैं बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल ले ली हो, एंड फोर्थ हैज फुलफिल्ड द प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू कैपिटल एडिक्वेसी एज प्रिस्क्राइब बाय द कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपके लिए जो कैपिटल के नॉर्म्स रखे हैं कि कितना कैपिटल होना चाहिए, वो आपने सफिशिएंटली फॉलो किया हो। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या था अंडरस्टैंड करिए। बाहर की अगर हम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो बताइए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली शर्त क्या थी? सबसे पहली शर्त, वो इंडियन एंटिटी भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी थी? पिछले 3 साल से आप फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट कमा रहे हो। नेक्स्ट, यहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट, यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी से बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अप्रूवल ले ली हो, और यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से कैपिटल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपने कंप्लाई कर ली हो। अगर आपने ये कंडीशन कंप्लाई कर ली है तो आप बाहर के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि सच एंड सच कंपनी वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ होल्डी ओन्ड सब्सिडी या जॉइंट वेंचर ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। As a company secretary advise, what are the various requirements for making investment in financial service sector? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर से क्या पूछा हुआ है। Are you understanding? तो ये बहुत इन क्वेश्चंस में ये कंफ्यूजन होती है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर यहाँ की एंटिटी बाहर के होल्डी ओन्ड सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में पैसा लगा रही है, इतनी लाइन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा चैप्टर है, ओडीआई का पूछा है। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो।